अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। में किसी को बसाया न जाएगा, दिल में किसी को बसाया न जाएगा, दिल में किसी को बसाया न जाएगा। ज़िक्रे रसूल पाक भुलाया न जाएगा, ज़िक्रे रसूल पाक भुलाया न जाएगा। रोशन रहेगा नामे चरागे शहे उमम, रोशन रहेगा नामे चरागे शहे उमम। ये वो चराग है जो बुझाया न जाएगा, ये वो चराग है जो बुझाया न जाएगा। ज़िक्रे रसूल पाक भुलाया न जाएगा। हमारी प्लान अच्छा है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, तो देयर इज़ नथिंग विच वी कांट अचीव। ऐसी कोई चीज़ नहीं, नामुमकिन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। जो बच्चे नीट और JEE के प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर बच्चा एम्स का माइंड सेटअप बना ले कि मेरा स्कोर इतना आना ही चाहिए कि मुझे एम्स में एडमिशन लेना है, तो नो वन कैन स्टॉप यू। ओनली यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू डेडिकेट योरसेल्फ। आपको अपनी आप को पूरी तरीके से उस पढ़ाई में इस तरीके से इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि रिजल्ट आपके हाथों में हो। नाउ द नेक्स्ट चीज़ विच आई वांट टू से कि बच्चे आफ्टर 10th, जैसे मैंने कहा कि 10th क्लास क्लियर होने के बाद दो ही जगह बच्चों का फोकस होता है, JEE के तरफ होता है या नीट की तरफ होता है। लेकिन मेरी ये सलाह है या मेरा ये मशवरा है और भी बच्चों से कि यही दो इंडस्ट्री या ये दो ही फील्ड नहीं है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, होता ये है कि नीट करने के लिए जो एक्सपेक्टेड मार्क्स होते हैं उनका लेवल कट ऑफ बहुत हाई जाता है। अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इट शुड बी 650 और 675 प्लस। एक कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अप टू द मार्क नहीं आ पाते हैं, थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, अगेन रिपीट का प्लान करते हैं। लेकिन मैं ऐसा आपसे सबसे सलाह देना चाहूँगा कि नॉट ओनली आपका MBBS, BHMS और BAMS यही सब कुछ नहीं है। देयर आर लॉट मैनी कोर्सेज जहाँ आपका करियर बहुत अच्छा बन सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एजुकेशन के लिए मैं आपको और थोड़ी चीज़ें बताना चाहता हूँ। एजुकेशन में नीट JEE हो गई है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो स्कीम्स के तौर पे स्कॉलरशिप में फॉर्म में है। गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है, फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू MBBS और मेडिकल फैकल्टी, ज़ीरो से लेके आपके ग्रेजुएशन तक के सारी हर क्लासेस के हिसाब से स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो किस तरीके से जो है अच्छी रखी जा सकती है। एक चीज़ मैं बैक टू द स्लाइड जाके फिर से चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से मैं बता रहा था कि एजुकेशन में काफ़ी सारे एसोसिएशन है। अभी जो है एक इजहार करियर इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे JEE मेंस एडवांस, नीट, NDA, CS, CS, UPSC इन सब की कोचिंग दी जाती है और इन्होंने इजहार किया है कि ये मंसूरी बिरादरी के बच्चों को एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्यूशन देने के लिए, क्लासेस देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया इजहार कोचिंग क्लासेस का। मेडिकल्स पे जो हम बात कर रहे थे कि सेहत बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है सेहत होती है। आप अगर फिट है तो आप हर काम कर सकते हैं, अगर आप लेकिन अनफिट हो जाओगे तो आपकी
की डिपेंडेंसी दूसरों पे आ जाती है। हमें कोशिश करनी चाहिए हम अपनी सेहत को खुद मेंटेन करें, प्रॉपर डाइट रखें, प्रॉपर पानी, जिस तरीके से डॉक्टर सानिया ने बताया कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। लेकिन इसके बावजूद भी चीज़ें होती ही है और होती भी रहेगी ही। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आज हमारे पास बहुत बड़ा कोई इंफ्रा तो है नहीं, तो कि हम मेडिकल फैसिलिटी, लेकिन हमने कुछ एसोसिएशन रखे हुए हैं। हमारे पास कुछ हमारी ही बिरादरी से अच्छे रिकग्नाइज्ड डॉक्टर्स हैं, जहां हमारे बिरादरी के लोग जाके सलाह मशवरा ले सकते हैं, अपने डायग्नोसिस के बारे में बता सकते हैं और उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। कुछ हॉस्पिटल्स में जहां हमने बात की हुई है कि अगर मंसूरी बिरादरी के लोग आए तो एट अ रीजनेबल कॉस्ट और एट अ चैरिटेबल कॉस्ट उनका वहाँ ट्रीटमेंट हो सके। उसमें एक सबसे पहले तो डॉक्टर इरशाद पठान साहब का हॉस्पिटल है, ऑल राइट हॉस्पिटल, ए स्क्वायर मल्टी हॉस्पिटल है जो कि अवस्थी चौक पे है, सिनर्जिक मल्टी लेवल हॉस्पिटल है जो कि गोरेवाड़ा रिंग रोड पे है, मेट्रो जो कि छावनी हॉस्पिटल में। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स के भी एसोसिएशन पैनल्स वी हैव, डॉक्टर इरशाद पठान, डॉक्टर आशिक बराडे, हया बेलन, महबीन शेख, अफशान शेख, डॉक्टर रियाज फारूकी, डॉक्टर अशर खान कार्डियोलॉजिस्ट, सानिया कुरैशी एंड अर्शी सामिया, ऐसे डॉक्टर्स की एक पैनल पे है जिनसे आपके राय सलाह मशवरा लिया जा सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, मैं तमाम गेस्ट से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए, सब्र करते हुए और बैठिए। इस तुरंत ये ख़त्म होने के बाद बच्चों का जो है अवार्ड सेरेमनी शुरू होने वाला है और उसके बाद खाने का इंतज़ाम है, तो प्लीज़ कोई जाए ना। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिटी हॉल। एक कम्युनिटी हॉल होना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी बिरादरी या किसी भी कम्युनिटी के लिए। उसका एक अपना आइडेंटिफिकेशन होता है। आज हम देखते हैं कि हर छोटी मोटी बिरादरी हो या समाज हो, सबके पास अपना एक कम्युनिटी हॉल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ही हमारा मंसूरी बिरादरी का एक कम्युनिटी हॉल नहीं है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि हम एक मंसूरी बिरादरी के लिए कम्युनिटी हॉल कायम करें और उसमें वो अपने प्रोग्राम, शादी ब्याह के प्रोग्राम हो, कोई भी हो, गेट टुगेदर हो, छोटे मोटे किस टाइप के भी प्रोग्राम करना चाहे वो वहाँ आके कर सके, ताकि उस चीज़ की वो उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। पिछले रमज़ान में हमने 20 दिन में पूरी कोर टीम ने, सब लोग ने मेहनत करके ज़कात का फंड का ज़कात का जो है कलेक्शन किया और फंड का भी प्रॉपर इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए एक हमने प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, एक सिस्टम बनाया हुआ है। ज़कात के फंड के लिए भी उसका एक मेजर पोर्शन जो है हमने एजुकेशन के लिए रिजर्व किया हुआ है कि अगर 1 रुपया ज़कात आई है तो 50 पैसे एजुकेशन में है उसको इस्तेमाल किया जाए, रेस्ट मेडिकल्स में और दूसरी दिगर ज़रूरत की चीज़ों में, जैसे कहीं राशन किट की ज़रूरत है, कहीं सिलाई मशीन की ज़रूरत है, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो आप सभी से मेरी फिर से गुजारिश है कि अपनी अपनी ज़कात जो आप सब जिन पे फ़र्ज़ है जो निकालते हैं, उसका एक हिस्सा मंसूरी जमात के लिए भी रखिए और वो राइट। गाइडेंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सेंटर, इस बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है अगर इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। जैसे मैंने कहा कि बच्चों को ख़ास तौर पे प्रॉपर गाइडेंस मिला तो उनको अपने करियर बनाने में जो है वो काफ़ी फोकस्ड होते हैं, उनका एक अपना गोल सेटअप होता है कि उन्हें करना क्या है। तो इसीलिए गाइडेंस सेंटर्स वी हैव। अगर किसी बच्चों को या किसी भी पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उन्हें किसी सलाह मशवरा टुवर्ड्स द एजुकेशन के और हेल्थ के रिलेटेड चाहिए है, तो वो कभी भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, देखिए हमने अभी देखा कि जो रेशो में बच्चों ने पढ़ाई में अचीवमेंट्स किए हुए हैं, इससे तो ये जाहिर होता है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां आगे जा रही है। तो जाहिर सी बात है दूसरी सब चीज़ों में भी उनका उतना ही बराबरी का हक है। अगर कहीं पे भी कहीं भी फैमिलीज़ में किसी चीज़ की वुमेन एम्पावरमेंट की किसी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है तो मंसूरी जमात हरदम उनके लिए तैयार है। जहाँ कहीं उनको हेल्प की ज़रूरत है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम उसके लिए उनको हेल्प के लिए तैयार हैं। इसके बाद में हमारे वर्धा से आए मेहमान कादर साहब को बुलाना चाहूँगा। हमने जो मंसूरी बिरादरी को एकजुट करने के लिए नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाए हुए हैं, इस ग्रुप पे जो है काम कर रहे हैं डॉक्टर कादर जो कि वर्धा से आए हुए हैं। तो मैं उनसे चाहूँगा कि इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें और लोगों को
मंसूरी जमात नागपुर की जानिब से जो फर्स्ट एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग और मेरिटोरियस बच्चों का एक इस्तकबाल करने का जो प्रोग्राम यहाँ पर चुना है उन्होंने, उसके लिए उनको मुबारकबाद। और इस प्रोग्राम के लिए डायस पर मौजूद सभी मेहमान और हाजरीन जमात भाई बहनें, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तसर काम के लिए यहाँ पर बुलाया गया हूँ और वही बात पर अपना फोकस करूँगा। खासकर मंसूरी जमात जो भी कर रही है, ये आप आम लोगों तक जब तक पहुँचेगी नहीं तब तक आपको उसकी जानकारी हासिल होगी नहीं। और इसीलिए एक कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, इस जानकारी का आदान प्रदान हो, उसके लिए मंसूरी जमात की ओर से उन 10 ग्रुप बनाए गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है। और इन 10 व्हाट्सएप ग्रुप की इन्फॉर्मेशन जानकारी देने के लिए ही वर्धा से मैं डॉक्टर अब्दुल कादिर मंसूरी आपके सामने मुखातिब। जो 10 ग्रुप बनाए गए हैं उनमें से पहला ग्रुप है मंसूरी बिजनेस ग्रुप। खासकर कि इसमें वे मंसूरी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं जो किसी न किसी प्रकार के बिजनेस से जुड़े हैं। बिजनेस का लेवल बड़ा हो छोटा हो ये तो मायने नहीं रखता है। आप इंडस्ट्री चला रहे हैं और छोटी किराना दुकान भी चला रहे हैं तो भी आप इस व्यवसाय का हिस्सा है, आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको व्यवसाय से संबंधित जो भी बारीकियां हैं या सलाह मशवरा है वो दिया जाएगा। उसके लिए आप लोगों को जो एडमिन है उनसे राब्ता कायम करना होगा और ये ग्रुप के आप मेंबर बन सकते हैं। मंसूरी जमात की तरफ से एक दूसरा ग्रुप है जो कि बहुत ही अहम ग्रुप है, मंसूरी सर्विस और रिटायर ग्रुप। अब मंसूरी सर्विस और रिटायर ग्रुप का मतलब ग्रुप रिटायर नहीं है। इस ग्रुप में जो लोग शामिल होंगे वो या तो इस समय किसी न किसी प्रकार की सर्विस में है, सर्विस शासकीय सर्विस हो ज़रूरी नहीं है, प्राइवेट हो निजी हो, किसी भी प्रकार की आप सर्विस में हैं या सर्विस कर आप रिटायर हो चुके हैं, तो आप लोगों के जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, उसका पूरे मंसूरी जमात को, आवाम को इसका फ़ायदा हो, उस हिसाब से ये ग्रुप बनाया गया है। और इस ग्रुप में केवल वही मंसूरी मेंबर्स जुड़े जो या तो सर्विस में है या सर्विस से रिटायर हो चुके हैं। जाहिर है उनको कौन सर्विस में है या कौन सी सर्विस से रिटायर हुई है उसका कुछ थोड़ी बहुत जानकारी, अब मैं उसको सबूत बोल दूं तो गलत अर्थ में उसको लिया जाएगा, लेकिन आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी होगी कि मैं इस सर्विस में हूं या ऐसा रिटायर हुआ हूं। और आपको ग्रुप एडमिन से कंसल्ट करके उस ग्रुप से आप जुड़िएगा। तीसरा ग्रुप है मंसूरी प्रोफेशन ग्रुप। अब मंसूरी प्रोफेशन ग्रुप में वे मंसूरी जुड़ सकते हैं जो किसी न किसी प्रोफेशन से एसोसिएट है, वकील, एडवोकेट, डॉक्टर, आर्किटेक्चर, इंजीनियर, प्रोफेसर्स, ऐसे कई पेशे हैं। इनकम टैक्स की भाषा में उसे प्रोफेशन ही कहा जाता है जिससे वे इनकम जनरेट कर रहे हैं और साथ ही साथ सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। तो ये प्रोफेशन बाय एकेडमिक उन्होंने अचीव किया हुआ है और वो इस एकेडमिक को 2 प्रकार से वो डिस्चार्ज कर सकते थे। एक तो डॉक्टर है तो कहीं डॉक्टरी करके सरकारी हॉस्पिटल का या किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर प्राइवेट होते हैं। मेरी मुराद प्रोफेशन ग्रुप से संबंधित ये है कि जो अपने पेशे का इंडिविजुअल उपयोग करके आवाम की मदद कर रहे हैं और मंसूरी है तो इस ग्रुप का हिस्सा बने। सीधी सी बात है, आपको भी अपना परिचय देना होगा, ग्रुप के एडमिन से संपर्क स्थापित कीजिए और इस ग्रुप में आप अपने जो आइडियाज़ हैं, अपने प्रोफेशन से आपको जो जानकारी है वे साझा कीजिए ताकि मंसूरी आवाम को उसका फ़ायदा हो। चौथा ग्रुप है मंसूरी वुमेन्स ग्रुप। बहनों के लिए यह ग्रुप बनाया गया है, नाम ही उसका मंसूरी ख़वातीन ग्रुप है। इस जमात मंसूरी जमात की ऐसी ख़वातीन जो मंसूरी जमात के बाकी 9 ग्रुपों में से किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, वे ख़वातीन इस ग्रुप का हिस्सा बन सकती है। और ख़ास करके बराए मेहरबानी मैं तमाम मेरे मर्द भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे कृपया इस ग्रुप का हिस्सा बनने की कोशिश न करें, क्योंकि यह आपके लिए नहीं है।
क्योंकि देखने में ऐसा आया है कि आप उसमें भी इंटरफेयर कर रहे हैं। तो प्लीज़, मेरा मकसद ही यहाँ पर आकर के ये बताने का था कि कौन सा ग्रुप किसके लिए बनाया गया है। 5वां ग्रुप है मंसूरी बिरादरी ग्रुप। मंसूरी बिरादरी ग्रुप के इस ग्रुप की विशेषता है कि हमारे मंसूरी में से वे भाई या बहनें जो किसी भी मंसूरी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसके लिए उन्हें ग्रुप एडमिन्स को रिक्वेस्ट करनी होगी और वे ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। अब आगे में आता है मंसूरी रजिस्टर्ड मेंबर ग्रुप। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, इसमें आम मंसूरीज इंक्लूड नहीं है। खास करके मंसूरी जमात के रजिस्टर्ड मेंबर जो सालाना शुल्क 500 रुपये या फ़हीम भाई ने जैसा बताया कि भाई लाइफ मेंबर्स की फ़ीस जिन लोगों ने भरी है वही इस ग्रुप से जुड़ने के लिए पात्र है। ऐसे जो मंसूरी मेंबर्स जो सालाना शुल्क भर रहे हैं या जिन्होंने लाइफ मेंबरशिप भरी हुई है, वे एक एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट एडमिन से करके इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। उन्होंने जो शुल्क जमा किया है, जो फीस जमा की है, उसकी रसीद एडमिन को दिखानी होगी और आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ताल्लुक ये है कि भी जो रजिस्टर्ड मेंबर नहीं है, जिसने शुल्क नहीं भरा है, वे बराए मेहरबानी रजिस्टर्ड मेंबर ग्रुप में अपने आप को जोड़ने की कोशिश न करें। एक है मंसूरी सेंसस ग्रुप, जिसकी बड़ी छोटी सी पहचान है कि इस ग्रुप में वह लोग जुड़ सकते हैं जिन्होंने मंसूरी जमात नागपुर का फार्म तो भरा है। जैसा कि इनकी बातचीत में भी आपने सुना है कि उन्होंने बहुत आला दर्जे का काम किया है, घर घर जाकर लोगों से फार्म भरवाए हैं। लेकिन अभी भी कई हमारे मंसूरी भाई बहनें ऐसे हैं जिन्होंने उस फार्म को छुआ भी नहीं है। तो शर्त यही है कि भी जिन्होंने फार्म भरा है लेकिन किसी भी प्रकार की फ़ीस जमा नहीं की है, वे इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात बोलना भूल गया। इसके पहले जो मैंने मंसूरी रजिस्टर्ड मेंबर ग्रुप की जो बात बताया, उसकी खास बात बताना मैं भूल गया। ये मंसूरी जमात नागपुर जो बनी है, इसमें जो एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ वगैरह होती हैं, बाकायदा इसका इलेक्शंस होता है, एक डेमोक्रेटिक तरीके से ये चल रहा है। तो रजिस्टर्ड मेंबर ग्रुप की एक विशेषता यह भी है कि जो मेंबरों ने सालाना फीस या लाइफ मेंबरशिप नहीं भरी है, वे इलेक्शंस का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। तो इसे कृपया ध्यान रखें। अब आता है मंसूरी जमात कोर ग्रुप। मैं बहुत ही छोटे में उसका आपको बताऊंगा। मंसूरी जमात की कोर टीम का हर मेंबर रजिस्टर मेंबर की हैसियत रखता है। यह मंसूरी जमात नागपुर के स्वयं सेवियों का वह ग्रुप है जो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से मंसूरी जमात में आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से 2400 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपना पैसा, अपना वक्त और अपनी रायशुमारी से मंसूरी जमात को आगे ले जा रहे हैं। पहले तो इन सब का हम शुक्रगुजार है। आप में से और भी भाई जो इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं, तो रजिस्टर फॉर्म के साथ साथ वार्षिक शुल्क या लाइफ मेंबर की फ़ीस भरकर इस ग्रुप के सदस्य बनने के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी से संपर्क करें। बहनें भी इस टीम का हिस्सा बन सकती है। तात्पर्य यह है कि ख्वातीन और मर्द दोनों के लिए ये कोर ग्रुप बना हुआ है, बशर्ते आप में वो हौसला हो, और हौसला है तो आप सामने आइए। मंसूरी जमात नागपुर आपका इस्तेमाल करने के लिए खड़ी है। 9वां ग्रुप जो है 9th नंबर का, वो है मंसूरी जमात एग्जीक्यूटिव ग्रुप। यह मंसूरी जमात नागपुर की एक विशेष कार्यकारिणी है जो हर 3 साल में इसके इलेक्शंस होते हैं। इसमें रजिस्टर्ड और रेगुलर मेंबर हिस्सा ले सकते हैं और बाय प्रोसेस ये एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है। जो इसमें मैं ये कह नहीं सकता है कि आप तमाम लोग भी एग्जीक्यूटिव के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। हाँ, यदि आप एग्जीक्यूटिव मेंबर की हैसियत रखते हैं तो बेशक ये ग्रुप आपके लिए। इन ग्रुप्स की मुसलसल जानकारी देने के पीछे और दूसरा मकसद भी ये है कि देखने को तो आपको अभी तक मंसूरी ग्रुप के कुल 9 ग्रुप दिखे, तो हर किसी की इच्छा होती है कि मैं हर ग्रुप का हिस्सा हूँ। लेकिन मंसूरी जमात नागपुर आपसे दरख्वास्त करती है, आपसे रिक्वेस्ट करती है, आपसे अनुरोध करती है कि आपके जज्बे को सलाम, लेकिन आप पूरे 9 ग्रुप का हिस्सा बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं इसलिए भी इस डायस पर यहाँ पर आया हूँ। आप मंसूरी जमात का हिस्सा जरूर बने,
और आप एक बार देख लीजिए कि वो 9 ग्रुप में आप सबसे ज़्यादा कहाँ पर सूटेबल महसूस करते हैं अपने आप को, आपका सबसे अच्छा फ़ायदा किस ग्रुप में आप आवाम को दे सकते हैं। बराए मेहरबानी उस ग्रुप से जुड़े, सारे ग्रुप में जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए भले आपने हल्के में हंसी में लिया होगा, मैंने वुमेन ग्रुप की इसलिए बात कहा था कि वो ग्रुप आप लोगों के लिए है ही नहीं। हमको दिखाई ऐसा दे रहा है कि कई लोग उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं या जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा ना करें। और अब सबसे अहम ग्रुप जिसका मैं एडमिन भी हूँ, और जाहिर मंसूरी जमात नागपुर ने मुझे एक जिम्मेदारी दी, उस नाते भी मैं आपके सामने मुखातिब हूँ। जो ग्रुप का नाम है मंसूरी शादी ग्रुप, क्योंकि खासकर नागपुर ज़िला छोड़कर बाकी तमाम ज़िले के जो बच्चे या बच्चियों के बायोडाटास अपने मंसूरी शादी ग्रुप पर आ रहे हैं, उन लोगों से संपर्क करने का काम मुझे दिया गया था बाय फ़ोन। और उस हिसाब से जो जानकारी मेरे पास में आई है, बहुत ही छोटे अंदाज में आपके सामने रखूँगा। जाहिर है कुछ बात सच्ची बोलो तो कड़वी तो लगती है, माफ़ कीजिए कड़वी भी लग रही हो, लेकिन वो मंसूरी जमात के इस ग्रुप के सेहत के लिए अच्छा है। इस ग्रुप में केवल वही मंसूरी मेंबर जुड़ते हैं जिन्हें उनके बच्चे या बच्चों की रिश्तों की दरकार है। तो सीधी बात है कि जिनके बच्चे या बच्चियां रिश्तों के लायक नहीं हैं, या जिनकी शादियां वगैरह सब हो चुकी है, अब उनके कोई बच्चे शादी या ब्याह के लायक नहीं है, तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा इस ग्रुप से दूर रहें। ये पहली बात। दूसरी बात, आप अपने बच्चों के बायोडाटाज और फोटो साथ में व्हाट्सएप नंबर भी दें। जो बायोडाटाज हमारे पास में आ रहे हैं, कई बार उसमें व्हाट्सएप नंबर नहीं रहता है, संपर्क नंबर भी कई बार भूल जाते हैं। तो एड्रेस दें, नंबर दें, और ख़ास करके व्हाट्सएप नंबर दें। और आपसे अजीज़ाना रिक्वेस्ट है कि जब आप बायोडाटा बच्चे का भेज रहे हैं और जो कॉन्टेक्ट नंबर दे रहे हैं, तो कोशिश करो कि वे उस बच्चे या बच्ची के वालिद या वालदा का हो। दोनों नहीं हैं तो किसी और अच्छे बड़े रिश्तेदार का भी आप दे सकते हैं। बने जहाँ तक कोशिश करो ये टालने की कि बच्चे या बच्ची का व्हाट्सएप नंबर उस बायोडाटा में न हो। हाँ, कोई इलाज नहीं है तो बात अलग है, मैंने कोई यहाँ सीलिंग नहीं लगाया कि आप बच्चे का फ़ोन नंबर व्हाट्सएप नहीं दे सकते, क्योंकि अक्सर देखने में ये आया बायोडाटाज आते हैं तो बेहतर है कि वो उसके वालिद वालदा देखें, या जो रिश्तों के लिए तलाश कर रहे हैं वे उनके रिश्तेदार देखें, चाचा देखें, बड़े अब्बू देखें, नाना देखें, मामू देखें। ऐतराज़ नहीं है, बच्चे देखते हैं। और वो खास जो उम्मीदवार है, अब जब उम्मीदवार है तो बच्चा है बेचारा, यंग जनरेशन है, मैंने कुछ नहीं बोलूँगा, आप बहुत समझ सकते हैं। तो कृपया बच्चे या बच्ची का नंबर, यदि कोई इलाज नहीं है तो दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल रोकूंगा नहीं। अदरवाइज़ आप उसको बिल्कुल लिमिट कर दीजिए कि भाई आपके जो ताल्लुक़ जोड़ने वाले हैं उनके हो। दूसरी बात, जब मैंने पूरे नागपुर ज़िले को छोड़कर बाकी बात किया तो इस ग्रुप में जो मुझे बात नज़र आई है, उस सिलसिले में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अब आप जो अपने बच्चे या बच्चियों का बायोडाटा दे रहे हैं, तो बेशक उसमें नाम, एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपेक्टेशन सब रहता है। इन सब के अलावा एक बड़े अक्षर में हो सके तो सबसे नीचे या बायोडाटा के ऊपर ये लिख दें कि आप रिश्ता कौन से एरिया का पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी में बात सामने आई है। और मैंने बहुत पहले बोल दिया आपको कि कुछ बात कड़वी होती है, आपको नाराज़ नहीं होनी है। बाहर से जब फ़ोन किया जाता है रिश्तों के ताल्लुक से, तो सीधा आंसर आता है कि हम नागपुर के हैं और हमको नागपुर की ही बच्ची या बच्चे चाहिए, या नागपुर से 30-40 किलोमीटर इनफ, भंडारा नो, वर्धा नो, चंद्रपुर नो, कोई बात नहीं, बच्चा है बच्ची आपकी है, किसी पर मर्जी थोपी नहीं जाती। मंसूरी जमात नागपुर भी किसी पर मजबूरी थोप नहीं रही है। आप बिल्कुल स्वतंत्र फ्री है, क्योंकि लड़का आपका है, लड़की आपकी है, जीवन आपको जीना है। इसीलिए हम कौन होते आपको बताने वाले कि आप ऐसा मत बोलो, लेकिन बायोडाटा में लिख दो ताकि वे लोग जब कंसल्ट करते हैं और उनको तुरंत आंसर सुनाई, तो आप कहाँ से हैं? भंडारा से। आप कहाँ से? चंद्रपुर। नहीं जी, हमको तो उतने दूर की बच्चा है बच्ची नहीं चाहिए, तो वो थोड़ा सा बेचारा हताश हो जाता है। मैंने शिकायत तो नहीं की है, इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप बायोडाटा भेज रहे
तो उसमें लिख दीजिए कि आपको कौन से शहर, जिला या एरियाज़ के बच्चे या बच्चियों के रिश्ते करने हैं। कई लोग देहात में नहीं पसंद करते, तो लिख दीजिए कि भाई हम देहात के अंदर में बच्चे या बच्चियां नहीं देंगे। और दूसरी सबसे खास बात, इस ग्रुप से जुड़ने के लिए अभी मंसूरी जमात की कोर टीम ने भी जो एक थोड़ा सा नया निर्णय लिया हुआ है, पर्टिकुलरली कि भी मंसूरी जमात नागपुर के जो मेंबर अभी तक नहीं बने हैं, चाहे सालाना मेंबर हो या लाइफ मेंबर हो, पहले आपको सालाना मेंबर या लाइफ मेंबर 500 रुपये की फ़ीस या लाइफ मेंबर की फ़ीस प्लस 100 रुपये रजिस्ट्रेशन देकर मेंबर बनना होगा। अदरवाइज़ आपके बच्चे या बच्चियों के बायोडाटा हम ग्रुप पर शामिल नहीं कर सकेंगे। उम्मीद है मंसूरी जमात नागपुर ने मुझे एक जिम्मेदारी दी। अब इस जिम्मेदारी पर मैं कितना सफल हुआ ये आप आम लोग तय करें। मुझे जो दिया गया था वो मैंने मेरा काम किया, जिसके लिए मैं हालांकि नागपुर ज़िले का नहीं हूँ, फिर भी उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर दी। मैं पूरी मंसूरी जमात नागपुर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आप आवाम का भी, जिन्होंने इस बात को सुना। शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने वर्धा से आके यहाँ पे जो ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी, काफ़ी फ्रूटफुल है। चीज़ों को समझने में आसानी हो गई है। जो बिज़नेस ग्रुप में जुड़े हुए लोग हैं या और दीगर ग्रुप में जुड़े हुए लोग हैं, चीज़ों को समझिए। बिज़नेस ग्रुप बिज़नेस पर्पस के लिए बनाया गया, लेकिन अक्सर देखा यह जाता है उसमें मतलब सारी दुनिया की जनरल इन्फॉर्मेशन रोज़ आती है। बिज़नेस की जो है प्रमोशन की कोई चीज़ डालते नहीं है, लेकिन उसका पर्पस ये है। जिस तरीके से मुश्ताक साहब ने जो है मशवरा दिया है कि जो बच्चों का बायोडाटा डालते हैं उसमें मसलक का भी जिक्र करिए, ताकि उनको बात करने में आसानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सभी को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर राज दीवान है। मैं फाउंडर एंड चेयरमैन वर्ल्ड हेल्थ आयुष ऑर्गेनाइजेशन। सभी मंच पे उपस्थित महानुभाव और यहाँ पे सभी मंसूरी जमात के सभी लोगों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज के दौर में एक डॉक्टर होना, वकील होना या तो फिर कोई भी ओहदे पे पहुंच जाना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक मुसलमान, एक मंसूरी जमात का व्यक्ति उस ओहदे पर पहुंच जाना ये बहुत ज़रूरी है। तो यही सोच को लेकर हमको आगे बढ़ना है। अब हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। मुझे जो टॉपिक दिया गया है ये विदाउट नीट हम लोग क्या कोर्सेज करके आगे बढ़ सकते हैं, जो हमारे बच्चों को आगे बढ़ा के हम लोग उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं कि जो हम नीट न देते हुए भी कर सकते हैं और उसमें अपना करियर बना सकते हैं। ऐसे काफ़ी कोर्सेज नागपुर में भी है और बाहर भी है। हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको नागपुर में अवेलेबल करवा के दे। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि रिसेंटली जो कोर्सेज है जैसे BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस, ये विदाउट नीट आप कर सकते हो। 5.5 साल का कोर्स है, 5 साल का पूरा कंप्लीट कोर्स होता है, 6 महीने इंटर्नशिप होता है। तो ये सब करने के बाद भी आज आप रजिस्टर्ड डॉक्टर बन सकते हो। आयुष फील्ड में आप जॉब भी पा सकते हो। और महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल, उसमें कोई भी आपका हस्तक्षेप न करते हुए आपको प्रैक्टिस करने दे सकता है जब तक कि सेंट्रल में काउंसिल नहीं बनता। उसके बाद और एक सेकंड अभी एक आया हुआ है BEMS, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी एंड मेडिकल साइंस। उसमें क्या हुआ है कि अभी सिर्फ उसका राजपत्र आना बाकी है। उसको परमिशन महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करने की मिल चुकी है। थर्ड, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। हम लोग क्या करते हैं, हम नीट अगर से हमारा नहीं निकला तो हम 1-2 साल रुक जाते हैं, फिर नीट ये करते हैं। तो हम लोग क्या करें, उसमें BPT हो या तो 2 साल का जो भी कोर्स है उसको कंप्लीट करते करते साथ में हम नीट की परीक्षा देते रहे। तो हम लोग क्या होगा कि हमारे अचीवमेंट जो बढ़ते जाएंगे। हमको रुकना नहीं है, हम लोगों को रुकना नहीं है। अगर से आप रुक गए तो आपका जो करियर है वो करियर तो चल ही रहा है, बट आप कैसा है वो एज के हिसाब से आप बढ़ोगे। अगर आपका एज 18 है, 18 के बाद 5 इयर्स यानी कि 23 इयर्स में आप आते हो, तो आज जब तक आप PG नहीं कर लेते तब तक क्या प्रैक्टिस में नहीं जा सकते। ये अभी रिक्वायरमेंट मार्केट का हो गया है, क्योंकि आपको मार्केट में अगर से जाना है
तो एक तो पीजी या तो अच्छा ओहदा लेके ही आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, वरना नहीं। तो इसी तरह से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं। उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है बीओटी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी हम कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जो फुट क्लब ये जो ये होता है, एक्चुअली ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी थोड़ा सा सेम होता है, उसमें थोड़ा एक फ़र्क होता है, तो वो भी हम लोग साथ में कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, ये सब चीज़ें कीजिए। और डिप्लोमा कोर्सेज जो जैसे डिप्लोमा ऑफ हिजामा थेरेपी हमारे मंसूरी जमात में, एक्चुअली हिजामा जो करना है ये सुन्नत है। तो हम लोग क्या करें कि हमारे ग्रुप में, अगर हमारा एक ग्रुप है तो एक दो लोग हिजामा थेरेपी करे हुए हो, और हम लोग ये चाहे कि वही मंसूरी ग्रुप में ही एक हिजामा का कैंप लगे और वहीं पे वो हिजामा कर ले, जो सुन्नत तारीका है उस पर हिजामा कर ले। तो इस तरह से कोई भी हेल्प मेरी आपको लगती है तो मेयर मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड होलिस्टिक ट्रीटमेंट रिसर्च सेंटर में मैं बैठता हूँ। बर्डी में हमारा नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट है, नेचुरोपैथी पंचकर्मा आयुर्वेद डिपार्टमेंट में मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ वहाँ पे। तो आप कभी भी मुझे आके मिल सकते हो। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि हम लोग मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं बट हमारा नीट नहीं निकल रहा है, तो फिर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो मेरी हेल्प 100% मैं मंसूरी जमात को देने के लिए सभी महानुभावों के तरफ से रेडी हूँ। तो जो भी मुझसे हो पाएगा मैं करने के लिए रेडी रहूँगा। उसी के साथ साथ कैसा है, एक मोटिव हमको बनाना है कि हमको काम करना है हमारे खुद के डेवलपमेंट के लिए। बिजनेस हम लोग करते हैं, आज का एक सबसे बड़ा माइंडसेट हो गया है बिजनेस करना है, मुझे पैसे कमाना है। बट पैसे कमाने के बाद अल्लाह को हिसाब भी उतना ही देना है, जितने ज़्यादा कमाओगे उतना हिसाब ज़्यादा देना पड़ेगा। माल कमाया, कहाँ खर्च किया। तो हम लोग क्या करें कि हमारा नाम कमाएं, जो दुनिया में और आखिरत में हमारे साथ रहे, हमारी नेकियां हमारे साथ रहे। तो इसीलिए हम लोग मंसूरी जमात से कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हमारे नाम को, हमारे ओहदे को ऊंचा बढ़ाने की काम यहाँ पे करेंगे। मेरे पास अचीवमेंट मेरे हिसाब से, मेरे एज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। हमारे दादा भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे कम अचीवमेंट है, बट इतना है कि हम कम एज में ये अचीवमेंट पार कर पाए। सोशल वर्क के लिए मैंने करीबन नागपुर को 4 प्रोजेक्ट दिया हूँ, जीवन सुरक्षा प्रकल्प हो, पढ़े हम प्रोजेक्ट हो, ऐसे एनजीओज़ को बहुत सारे प्रोजेक्ट भी बना के दिए हैं। सोशल वर्क में 2015 से मैंने रोड सेफ्टी पे काम किया है, जिसके लिए मेरे पास 4 अवार्ड है। राष्ट्रीय समाज सेवा रत्न 2020 में मैं रहा हूँ। तो इसी से यही अचीवमेंट्स हमको आने चाहिए, हम यहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो इसलिए जो भी गाइडलाइंस आपको लगती है तो मुझसे मिलिए और मंसूरी जमात से टच में रहिए। इंशाल्लाह हम लोग उस ऊंचाइयों को छूने के लिए आपकी मदद करेंगे। शुक्रिया। अपने मार्गदर्शन से हमारे बच्चों को ये बताया कि बहुत सारे और भी ऑप्शन है जो पढ़ाई में, जो डॉक्टर मेडिकल फैकल्टीज़ में जो है, जिसको अचीव किया जा सकता है। कम टाइम की कमी पड़ रही है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी है। लेकिन एक मैं मास्टर फारूक साहब को बुलाना चाहूँगा। ये एक गुजारिश लेके आपके पास आ रहे हैं, एक ज़रूरतमंद की एक रिक्वेस्ट आई हुई है जो मंसूरी बिरादरी की तरफ से, जो मंसूरी जमात की तरफ से तो कुछ उसमें किया गया, बट फिर भी वो अब तो दिमाग नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए एक गुजारिश लेके आपके पास आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख फारूक मास्टर साहब, एडमिन मंसूरी शादी ग्रुप। मैं आपके सामने एक मदद के लिए, एक बच्ची के मदद के लिए गुजारिश करने के लिए आया हूँ। हमारे कलमेश्वर तहसील में एक बच्ची है जिसका नाम अल्सना कनोज इलाही शेख है, ऊपर वही की बच्ची है। मेमोरियल हॉस्पिटल सीताबर्डी नागपुर में जनरल नर्सिंग कोर्स कर रही है। इसकी हालत ऐसी है कि इस बच्ची के वालिद और वालिदा दोनों एक्सीडेंट में चले गए, साथ में भाई था छोटा, वह भी चले गया। अब साथ में कोई नहीं है, 2 बच्चियां हैं जो यहाँ मौजूद है। आर्थिक हालत बहुत ख़राब है। मंसूरी जमात नागपुर ने उन्हें 25,000 रुपये की मदद भी की है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि उस बच्ची की आप मदद करें। मदद ऐसी
कि बच्ची की फीस जो है 2,60,000 रुपये है, जिसमें उस बच्ची ने 1,60,000 रुपये यानी छोटी बहन बड़ी बहन को पढ़ा रही है। जो छोटी बहन है सेल्स गर्ल्स या किसी दुकान में काम कर रही है और अपने बड़ी बहन को पढ़ा रही है और खुद भी पढ़ रही है और सदर में किसी 4-5 बच्चियों के साथ में वह रह रही है। खुद का भी खर्चा और अपने बच्ची का भी, अपने बड़ी बहन का भी खर्चा वह कर रही है। लेकिन अभी यह हालत है कि इस कोर्स के लिए उस कॉलेज का पैसा भरना उसके लिए मुनासिब नहीं है, तो उसे 1,00,000 रुपए की ज़रूरत है। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारे जो ग्रुप है, इस ग्रुप के ऊपर उस बच्ची का अकाउंट नंबर या स्कैनर मैं भिजवाऊंगा। आपसे जितना भी होता है 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 जितना भी होता है उस बच्ची के अकाउंट में चले जाए और उस बच्ची की ज़रूरत पूरी हो जाए। अल्सना है यहाँ पर? अल्सना आ जाओ बेटा, 1 मिनट के लिए जल्दी आओ। ये बच्ची है अल्सना, जो नर्सिंग कोर्स कर रही है और इसे ज़रूरत है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस बच्ची को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करें। जी ठीक है, अताउल्ला साहब ने 5,000 रुपये इन बच्चियों के लिए जाहिर किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, एक और कलमेश्वर तहसील में एक कैंसर पेशेंट है, उसके भी बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। जिनका नाम फिरोज मालाधारी है, तीनखेड़े पिपला में रहते हैं, 30 साल की उम्र है, मुंह का कैंसर हो गया है। मंसूरी जमात ने भी 18,000 रुपये की मदद की है। घर की हालत ऐसी है कि वालिद साहब कबाड़ी का काम करते हैं, घर घर जाकर के कबाड़ी का सामान खरीदना बेचने का काम करते हैं। माँ पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है और कमाने वाला कोई नहीं है। ऐसे भी बच्चे की मदद हम लोग कर रहे हैं। मैं खुद जाकर के, और कलमेश्वर की जो मंसूरी जमात की जो बॉडी है वो भी वहाँ जाकर के आई है। हम लोगों ने बहुत सा पैसा जमा किया, 70-80 हज़ार रुपये हम लोगों ने घर घर जाकर के जमा किया और उसकी मदद की है। अभी 8-10 दिन पहले उस बच्चे का फ़ोन आया था कि मुझे थोड़ी सी और मदद की ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि उसे भी, उस बच्चे के लिए भी आप मदद करें। और मैं यहाँ पर, वक्त का तकाजा है, मैं यहाँ रुकता हूँ। अल्लाह हाफिज़। सलीम भाई भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, वो भी कोई अनाउंसमेंट करना चाहते हैं जो बच्ची के बारे में अभी बताया गया। आइए सलीम भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं जमात मंसूरी वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट शेख सलीम भाई आईटी वाले, 5,000 रुपये मैं भी बच्चे को डोनेट कर। शुक्रिया सलीम भाई। प्रोफेसर जावेद शेख और रिस्पेक्टेड याकूब शेख, कमेटी मेंबर्स, friends and families. Am I audible? My voice is coming, no? Yes. तो साथियों, मुझे तो आज यहाँ पर इस अवार्ड फंक्शन में आकर बहुत खुशी हुई कि मैं इसका एक हिस्सा बना, कि जिसमें बच्चों की एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन बच्चों की हौसला अफजाई की गई अवार्ड देकर। ये वाकई में एक बहुत मेमोरेबल मोमेंट होता है कि आपको जो है जिस तरीके से ऑनर किया जाता है यहाँ पर, तो बच्चे जो है वो मोटिवेट होते हैं। दोस्तों, इसी सिलसिले में मुझसे कल मुलाकात हुई फ़हीम साहब की, तो मैं असल में मेरे कुछ और भी काम थे नागपुर में, तो मैं आया था। तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही कि आप अपने बारे में भी बतलाइए, चूँकि हो सकता है मेरे बारे में भी बहुत कम मालूमात हो। तो साथियों, मैं सेंट्रल रेलवे में एक छोटी सी नौकरी में भर्ती हुआ था, जिसको पहले पीडब्ल्यूआई बोलते थे, अभी जेई या सेक्शन इंजीनियर जो बोलते हैं, उसमें मैं भर्ती हुआ था। और धीरे धीरे तरक्की करते हुए मैं यूपीएससी कैडर तक पहुंच गया। और आज की तारीख में मैं डिप्टी चीफ सेफ्टी ऑफिसर, मतलब डिप्टी सीएसओ जिसको बोलते हैं सेंट्रल रेलवे में, जो तमाम जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं रेलवे में, सेंट्रल रेलवे में, उसकी सेफ्टी का काम मैं देखता हूँ।
साथियों, मैं बहुत एक हम्बल बैकग्राउंड से आया हूँ। मेरे वालिद साहब चूँकि इसी मंसूरी बिरादरी इसी मंसूरी कमेटी के कभी वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे और मेरे वालिद साहब भी रेलवे में क्लरिकल कैडर में थे। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं मे बी 7वीं 8वीं क्लास में था तो मेरे वालिद साहब ने मुझसे कहा कि बाबा, आप अगर मुझसे इंग्लिश में बात करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो दैट डे आई वॉज टू शाई टू स्पीक इन इंग्लिश एट द टाइम। आई टोल्ड हिम, हाउ कैन आई स्पीक विथ माई फादर इन इंग्लिश? बट somehow I tried and I failed. At that moment, I took a decision कि I should study hard और मैंने 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ना ढंग से चालू किया और by 10th I was the merit student in the 10th class. At that time 80%, more than 80% used to be merit. तो पूरे क्लास में स्कूल में फर्स्ट आया था। वालिद साहब जो है उस वक्त नौकरी से रिटायर हो रहे थे, तो मुझे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, तो उन्होंने मुझे उस कोर्स में डाल दिया। मैंने 3 साल ये कोर्स किया और 3 साल कोर्स करने के बाद मैं जब निकला तो 0 बजट लग गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 0 बजट लग गया था, किसी को नौकरी लग नहीं रही थी। पर्टिकुलरली सिविल इंजीनियरिंग वाज द वर्स्ट अफेक्टेड सेक्टर। तो मैं नौकरी के लिए ढूंढता था, प्राइवेट नौकरी के लिए। तो मेरी वालदा ने मुझे कहा, एंड आई मस्ट टेल यू, माय मदर इज जस्ट मतलब शी हैज स्टडीड अप टू 4th स्टैंडर्ड, 4th क्लास तक ही पढ़ी हैं, एंड प्रेजेंटली भी जो हैं वो सिग्नेचर ही कर पाती हैं अपने, केवल बाकी कुछ पढ़ती नहीं है। तो शी टोल्ड मी कि मैंने सुना है कि डिप्लोमा से तो कुछ नहीं होता है, उसके आगे तो BE करना होता है। आप सोचिए 1985, 86, 87 के पीरियड की बात है। तो शी टोल्ड मी कि मैंने सुना है तो पढ़ाई पूरी नहीं हुई है तुम्हारी, तुमको तो पढ़ना चाहिए, तुम नौकरी ढूंढ रहे हो। एंड दैट वाज द मोमेंट व्हिच टर्न्ड माय लाइफ। दिस मोमेंट टर्न माई लाइफ, और मैंने पढ़ना शुरू किया। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, ऑफकोर्स मैं फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर्सनल मैनेजमेंट में। देन आई जॉइंट रेलवेज। तो साथियों, पेरेंट्स इस बात को बताने का सिर्फ एक मकसद है कि पेरेंट्स के जो वर्ड है वो बच्चे को क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं। दी ओनली पर्पज़ ये सारी कहानी बताने का, किस्से बताने का, यह है कि माँ और बाप का जो कहना है वो बच्चा मतलब उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो मैं अक्सर बोलता भी रहता हूँ कि पेरेंट्स आर द बेस्ट गाइड, दे आर द बेस्ट मोटिवेटर्स फॉर देयर चिल्ड्रन, नो अदर कैन। मीन्स अगर आप चाचा, फूफा, मामू, नाना, कोई वो मोटिवेशन नहीं कर सकता जो पेरेंट्स कर सकते हैं, मदर या फादर कर सकते हैं। तो दैट इज द थिंग। एक और आप अपने बच्चों को और क्या दे सकते हैं? आप चाहते हैं आप अपने बच्चों को घर दे, जेवर दे, जेवरात दे, जमीन दे? नो, द बेस्ट गिफ्ट, द बेस्ट थिंग यू कैन गिव योर चिल्ड्रन इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने बच्चों में हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस इनकलकेट करना है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आप जब इनकलकेट करते हैं अपने बच्चों में, जब आप उसमें ये बोलने की ताकत कर देते हैं उसको, यू कैन, जब आप ये बोलते हैं यू कैन, आप अपने बच्चों को, अगर एक माँ एक बाप अपने बच्चे को ये बोलता है कि यू कैन, तो बच्चा उसको ज़्यादा सीरियसली लेता है किसी भी दूसरे के बजाय। तो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द मेन पर्पज़ जो मैंने अपनी कहानी बतलाया। एक आप बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, आजकल हमारे पेरेंट्स तो ठीक है बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, आज के सारे पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, अपने बच्चे को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा कि आप बेस्ट मोटिवेटर हैं, बेस्ट गाइड हैं, और आप ही उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग आज आए यहाँ पर, ये प्रोग्राम में फैसिलिटेशन प्रोग्राम था। हम
काफ़ी कशमकश चल रही थी बीच में हमारी जमातों को लेकर, लेकिन हमने अपना फ़र्ज निभाया। हम छोटे हैं, हमने अपना कदम बढ़ा के इनके प्रोग्राम में शरीक हुए। इंशाल्लाह आगे भी शरीक होंगे और एक साथ मिलके सब पूरी जमात जो हमारी इधर उधर बिखरी हुई है, आने वाले उनको वक्त सब में हाँ। सबका अगर दिल दिमाग मिल जाए और सब एकजुट होकर अगर बनने का मौका आया और हमको एक पाँव पीछे खींच के मिलना पड़ा तो भी कोशिश रहेगी और कि इंशाल्लाह सब एक बन के इस जमात को, इस बिरादरी को आगे बढ़ाने में अब मदद करें। छोटों ने तो अपना फ़र्ज निभा दिया है, देखना है बड़े अपना बड़प्पन कैसा निभाते जी हैं। जी है ना, यही है ना, यही हम छोटों ने तो निभा दिया आके, अब बड़ों को देख, बड़ों को अपना बड़प्पन कैसे निभाएंगे? हाँ। क्या प्रोसीजर हो सकती है उसकी? ये प्रोसीजर कुछ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये जमात और समाज का काम है, ये पर्सनल व्यक्ति का काम नहीं है। तो इसमें मैं पहले भी जो मंसूरी जमात के प्रेसिडेंट हैं उनसे बात कर चुका हूँ कि भाई जो संस्थाएं हैं अपने नागपुर शहर में 3-4 संस्थाएं, सभी के नुमाइंदों को लेकर एक टीम ऐसी तैयार करिए कि उसमें सभी का समावेश हो और सब मिलकर एक साथ काम करेंगे। एक टीम बनाइए, वर्किंग टीम, तो भैया तीनों चारों कमेटियों के 3-3 सदस्य उसमें हो, एक 12 की टीम बने और वो टीम डिसाइड करेंगी कि मंसूरी जमात समाज के प्रोग्रामों को किस तरीके से आगे ले जाना है और किस तरीके से उनकी बेहतरी के लिए काम करना है, किस तरह के एजुकेशन पे करना है, रोजगार पे करना है, XYZ बहुत से मसले हैं उस पर करना है, कास्ट सर्टिफिकेट का मसला चल रहा है, वैलिडिटी का मसला चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स है। लेकिन ये से अलग अलग जाने से कुछ नहीं होने वाला। आपको 3-4 जो भी कमेटियां हैं नागपुर शहर में, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, हर आदमी अपने जज्बे से काम करने निकला था। इसलिए आप उसमें से 3 नहीं 5-5 लोगों की टीम चुनिए, एक 20 लोगों का एक वर्किंग टीम बनाइए कि ये वर्किंग ग्रुप है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है। वो साइन करेगा तो CEO का आगे काम करेगा। बोर्ड मीटिंग जो होती है ये डायरेक्टर्स की होती है, सब डायरेक्टर्स रहेंगे। इनके आपस में हो सकता हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कुछ अलग मसले आए इनके, तो ये जब 20 लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो शॉर्ट आउट आगे प्रेसिडेंट जो है हमारे, वो प्रेसिडेंट उसको आगे अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये सब कैसे होगा? क्योंकि देखिए नागपुर शहर में बोलूँ मैं तो 3 जमातें हैं, 4 है, तो ये कैसे होगा? सबके अलग अलग फंडे हैं, सबके अलग अलग जोड़ के हमने पहले भी हाजी हबीब साहब को हमने अपना प्रेसिडेंट मुकर्रर कर चुके। आज भी हमको उनके नाम पे कोई शिनाख्त नहीं है और इंशाल्लाह जब तक वो है जब तक हमको उनके नाम पे कोई तकलीफ नहीं। हाँ, हमारी उनसे बार बार एक ही चीज़ की मांग है जो उन्होंने आज तक या तो सुने या सुनना नहीं चाह रहे या करना नहीं चाह रहे। यही है कि भाई चारों संगठन के आप 5-5 लोग लेके एक बोर्ड टीम डिसाइड करिए। वो कोर टीम है, एक बोर्ड है, वो 20 लोग डिसाइड करेंगे कि भाई मंसूरी जमात के प्रोग्राम्स को हमको किस तरीके से आगे लेके चलना है, क्या क्या उसमें अपने को मंसूरी जमात के लिए आगे काम करना है, फंडिंग कहाँ से आएंगी, उस फंडिंग को किस तरीके से आगे ले जाना है। और दूसरे ये जो बोर्ड्स है ये एक अपना प्रपोजल बना के प्रेसिडेंट को देगा। प्रेसिडेंट उस बात पे फिर अपने आप को देखेगा और बहुमत के आधार पर उसको प्रस्ताव को पारित करेगा। इसमें मैं अलग सोचूं, आज हमने जो एक ज़मीन लिए है उसमें काफ़ी लोगों ने ताउन किए, लेकिन उतना नहीं पहुंच पा रहे हम जितने रुपए की ज़मीन है। तो ये बड़ी जमातों का भी काम है, उसमें आके शेयर करना चाहिए, क्योंकि ज़मीन कोई हम अपने पर्सनल के लिए नहीं ले रहे, इस समाज की ज़मीन। ये सब तो तब होगा जब हम एक प्लेटफॉर्म पे हाँ, मुट्ठी बनेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। इसी नियत को लेके जमाते मंसूरी के अध्यक्ष मैं पर्सनली तौर पे यहाँ आया और शरीक हुआ, इसी की कुछ न कुछ चीज़ पॉजिटिव आगे बढ़े समाज के लिए। अगर अब भी समाज ये कमेटियाँ एकजुट नहीं होती है तो समाज को फिर कोई एकजुट नहीं कर सकता। मैं नहीं चलेगा, हम चलेंगे बिल्कुल। आप हम में आइए तो ही समाज में मजबूती आएगी, समाज को डेवलपमेंट मिलेगा। एक यूनिटी तैयार करना बहुत ज़रूरी, निहायत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 30-35 सालों से ऐसे ही चलते आ रहा। 2-4 साल चली है, उसके बाद सारी ख़त्म, फिर नया कोई खड़ा हुआ है। आने वाले वक्त में अगर आप भी यूनिटी नहीं करोगे और एक प्लेटफॉर्म तैयार नहीं करोगे तो आपकी कौम को बढ़ावा नहीं मिलेगा
नए बच्चे सारी चीज भूल जाएंगे कि हम इस कौम से है, बिल्कुल हम इस जमात से हम इस जमात से है। ये सारे नए बच्चे भूल जाएंगे क्योंकि उनकी जरूरत है, मालूम ही नहीं है कि हम मंसूरी बिरादरी से। और इसी वजह से आज तक हमने अपनी कमेटी तैयार नहीं की। 1 साल हो गया, हमने कोई प्रपोजल नहीं डाला चैरिटी कि हम यही उम्मीद पे है कि 4 कमेटियाँ रख के कोई काम नहीं होने वाला, किसी एक के साथ जाओ और एक को। लेकिन आगे वाले का काम है कि जब ये लोग आपके साथ आ रहे हैं तो इनकी एक्चुअल बड़े का काम है इनके कदर की जाए और इनके हिसाब से इनको अपनी जगह बैठाला जाए, ना कि आप बैग बैठे रहो और हम अपना काम। उसमें समाज नहीं बदलेगा और ना आपका काम होगा। आप सब लोग हाजी हबीब साहब के साथ में हैं? मैं तो हूँ और कोशिश करेंगे सारों को लेने। सभी है लगभग सभी है ना। प्रेसिडेंट के नाम पे हाजी हबीब शेख के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और यहाँ कमेटी की लड़ाई नहीं है, कोई कमेटी की टीम की लड़ाई नहीं है। यहाँ मैंने प्रस्ताव 3 बार दे चुका हूँ, लेकिन मेरे प्रस्ताव को इन लोगों ने आप ये समाज को बताइए कि मैंने ये बोला कि भाई 4 संगठन है नागपुर शहर में जो कोई रजिस्टर्ड है, नहीं भी है तो है। वो 4 संगठन में से 3 से 5 लोग आप लोग उनकी कमेटी के एक टीम बना लो, वर्किंग टीम। आप कमेटी तो बना चुके, वो एक वर्किंग टीम, वो वर्किंग टीम को ये पावर दी है कि वो वर्किंग टीम डिसाइड करेंगी कि प्रोग्राम्स को किस तरीके से लेना है, फॉलो अप करें। वो एक प्रस्ताव फिर प्रेसिडेंट को देंगी, प्रेसिडेंट उस पर फिर आगे बात करेगा। तो इसमें क्या होगा, हर किसी को एक नुमाइंदगी मिलेंगी और हर किसी का पार्ट रहेगा, हर कोई बोल पाएगा। नहीं तो आज ऐसा फिर वैसी होगा, आप मुझे नहीं बोलने दोगे, फिर मैं कहीं जाके 3rd जगह पे जाके मैं खड़ा हो जाऊंगा, मेरे से चौथा खड़ा हो जाएगा। तो कौम को ही नुकसान है, इसमें नुकसान कौम का ही आपको नुमाइंदगी बिरादरी का। आप एक बोर्ड टीम डिसाइड कीजिए, चारों संगठन में से 5-5 लोग दीजिए और सबसे बेहतर, चलिए मैं गलत बोल रहा था मैं इसमें, जो भी है फिर वक्त। और उसके बाद जब इलेक्शन होंगे वो टीम में से लोग लड़ेंगे कमेटी में, जिसको लड़ना है वो इलेक्शन लड़ता बैठेगा 3-3 साल में, जो भी लड़ना है उसको। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। जी।